8वीं सारस्वत संगोष्ठी है आज 20 अप्रैल रविवार 2025 के दिन। आप सभी विद्वज्जन और विदुषी प्रबुद्ध लोगों की आज ये बैठक है, इसमें आप सभी का स्वागत है। आज का ये विषय, वैसे तो हम बहुत सारे साहित्यिक विषयों को लेकर चलते हैं, लेकिन आज कुछ ऐतिहासिक विषय लिया। उसका कारण आप सभी जानते हैं कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर या पॉल्यूट करके लिखने, कहने, बोलने का चलन बहुत समय से चला आ रहा है। ये काम अंग्रेज़ों ने भी किया और ये काम हमारे जो देश के देसी अंग्रेज हैं वो भी बहुत सारे ऐसे इस प्रकार के जो करते रहते हैं। एक कंट्रोवर्सी उठी हाल ही में, जो इसकी संसद से लेकर सड़क तक चर्चा हुई है। महाराणा सांगा जो हमारे इतिहास के एक ऐसे शौर्यवान व्यक्तित्व हैं, पुरुष हैं, महापुरुष हैं, जिनका अमर योगदान है और शाश्वत शौर्य के प्रतीक थे, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में जब राष्ट्र की कोई कल्पना नहीं थी, सब अलग अलग राजे रजवाड़े, सुल्तान, बादशाह, जागीरदार अपने अपने क्षेत्रों में अधिपति हुआ करते थे। ऐसे में मेवाड़ में उनका शासन था और शासन को किस तरह से फिर से साम्राज्य को फिर से, जो उनके एक दो पूर्वजों ने बहुत कुछ गंवा दिया था, उसको उन्होंने फिर से एकजुट किया। फिर एक स्थिति ऐसी आई कि जब भारतवर्ष में बाबर का आगमन हुआ, पानीपत का उसने युद्ध जीता, उसके बाद बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम जो शासक हुआ करते थे, जो बाबर का मुकाबला करने के लिए किसी न किसी कारण से संकल्पित थे, उनको अपने झंडे तले एकजुट किया और एक तरह से राष्ट्र की कोई अवधारणा न होते हुए भी पहला वो ऐसा प्रयास था कि जिसके अंदर विभिन्न शासक, विभिन्न राजा, विभिन्न सुल्तान, उनके विद्रोही लोग भी, वो सब एक साथ आके महाराणा सांगा के झंडे तले उन्होंने बाबर का मुकाबला किया और दो बार युद्ध हुए। बयाना का युद्ध हुआ, बयाना के युद्ध के बाद में 1 महीने बाद खानवा का युद्ध हुआ। बयाना का युद्ध में बुरी तरह से हराया, क्योंकि वो आमने सामने की लड़ाई थी, उसमें कोई रणनीति, कूटनीति, कोई वो जो क्या कहलाते हैं टैक्टिक्स काम नहीं आई उसकी, बाबर की। लेकिन आधुनिक संसाधनों को लेके वो आया था, तोपें और ये पहली बार बारूद और ये सब इंट्रोड्यूस हुआ था युद्ध। लेकिन तीर तलवारों का जो सामने सामने की भिड़ंत वाला युद्ध था, उसमें बयाना ने बुरी तरह से हराया उसकी सेना को। बाद में अवसर मिल गया उसको, कुछ इनकी भी कमी थी और कुछ परिस्थितियाँ थी कि जब फिर वो योजनाबद्ध ढंग से जब वो लड़ा है खानों में, उसने पूरा अपना सैन्य संचालन किया है और पूरा नाकाबंदी करके और तोपें ये सब, उसमें फिर हार हुई है बाबर साहब। तो कंट्रोवर्सी ये उठाते हैं कि साहब वो खुद ही बुलाया था और खुद ही उनके घेरे में फंस गए। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, अपने अपने ढंग से हम सभी ने अध्ययन किया है। अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले एक प्रकाशक ने मुझसे यह आग्रह किया कि आप ऐतिहासिक विषयों पर लिखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप
महाराणा सांगा की जीवनी हमको लिख कर दें, 150 पृष्ठों की लगभग हो, प्लस माइनस। वो मैं लिख रहा था, 2 महीने में मैंने लिख दिया, और अभी उसका अंतिम चैप्टर नहीं आने वाला था कि ये संसद के अंदर और उसके बाद सड़क पे ये सारी चीजें आ गई। जगह बड़ा प्रासंगिक हो गया ये तो मेरा लेखन, पता नहीं कैसे। बहरहाल दिक्कत यह है कि जो विवाद उत्पन्न किया गया है वो वहां से शुरू होता है जहां एक वामपंथी साहित्यकार हैं सतीश, क्या नाम उनका है, नहीं सतीश है, सतीश चंद्रा या सतीश, हाँ, वो लिखते हैं कि जब दौलत खान लोधी जो था वो गवर्नर था पंजाब का, और वो रिश्तेदार था इब्राहिम लोधी का, उसकी दिल्ली के तख्त के ऊपर निगाह, तो सोचता था कि ये लड़का मरे, नौजवान था, तो हम कैप्चर कर लेंगे, अरे बाबर तो आएगा और आके तैमूर की तरह लूट मार करके चला जाए, फिर अपना काबुल कंधार या जहाँ भी फरगाना समरकंद एरिया। तो दौलत खान लोधी ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल अपने लड़के की अगुवाई में भेजा, 3 बार अटैक कर चुका था उससे पहले भारत की जो पश्चिमोत्तर सीमा है उसके ऊपर बाबर, लेकिन वो जय बार आता था अटैक करना, थोड़ी दूर तक आ पाता था, और फिर उसको खबर मिलती थी कि साहब वो हमारा जो फरगाना और समरकंद जो है राज्य के ऊपर वहाँ विद्रोह हो गया है। कभी ये हुआ कि साहब बगल के पड़ोस में उसने अटैक कर दिया, कई बार ऐसा हुआ कि वो उसको जाके काबुल की पहाड़ियों में कहीं शरण लेनी पड़ी। तो 3 बार आया और 3 बार लौटा, वो इधर आ नहीं पाया दिल्ली तक जिस इरादे से वो आता। तो ये सब उसे यही समझ रहे थे कि आएगा ऐसे चला जाए। तो दौलत खान लोधी ने उससे प्रतिनिधि मंडल जब कहीं वो पड़ाव डाले बैठा था 3री बार में, तो वहाँ पे अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा और उससे कहवाया कि देखिए साहब, आप अगर इब्राहिम लोधी के ऊपर अटैक करके दिल्ली को कब्जा कर लें तो आप अकूत धन दौलत आपको मिलेगी, वो तो अलग है। और ये भी कहा साथ में उसी ने दौलत खान लोधी के लोगों ने, साहब हमारी बात हुई है, वहाँ आपको जो राजस्थान के बहुत बड़े जो सम्राट हैं वो महाराणा सांगा भी आपकी आगरा की तरफ से मदद करें। जबकि दौलत खान लोधी ने एक बार मुलाकात की, अपने आदमी भेज के महाराणा सांगा से कहा कि साहब आप जो है हम ये सोच रहे हैं तो आप भी कुछ इसमें मदद करें। तो उन्होंने कहा हम सोचे, इतनी तक बात हुई। जब बाद में कोई हाँ नहीं ना नहीं, उसके बाद में जब उनके मेदनी राय बहुत बड़ा उनका एक लारिया सेना नायक था, उनसे और अपने तमाम लोगों से ये सब क्या चल रहा है, चलिए साहब बाद में बात करते हैं, ये मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर आप लोग की क्या है, सबने बिल्कुल मना कर दिया, ऐसा बिल्कुल इनको बिल्कुल हवा नहीं इन लोगों को देती। तो ये अपनी तरफ से उसने ये कहलवा दिया कि साहब वो उधर से वो भी मदद करें, हमने उनको अप्रोच की है। अब ये सतीश चंद्रा लिखते हैं कि जिस समय दौलत खान लोधी के ये लोग जाके मिले महाराणा सांगा से उसके बाबर से उसके कैंप में, तो ऐसा कहा जाता है, वर्ड देखिएगा आप तो पढ़ लीजिएगा, निकाल के ऐसा कहते हैं या ऐसा कहा जाता है कि उसी समय एक महाराणा सांगा का भी प्रतिनिधि वहां जाके जो था उनका दूत वहां जाके मिला बाबर से, और उसने कहा कि हमारे सांगा जो है अधिपति, उन्होंने कहलवाया कि हम मदद करें। कोई ना उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, ना कोई उसका इस तरह का कहीं उल्लेख है। बाबर ने उसको मान लिया दौलत खान लोधी के कहने से कि इसने वादा कर रखा। अच्छा,
उस सब को ये लोग तारों को कनेक्ट करके इन्होंने ये बनाया कि साहब ये किया। अब हकीकत क्या है, इब्राहिम खान लोदी को 2 बार बुरी तरह से हराया था, पराजित किया था मानव सेना ने, और तमाम दिल्ली सल्तनत की बहुत सी भूमि कब्जा कर लिया था उसको, जो नीचे का सदर्न बॉर्डर आता था। पहली बार जब लड़ाई हुई तो पहली बार लड़ाई में भागा है ये इब्राहिम लोदी पिट के बुरी तरह से अपनी सफोट से, लेकिन उसी युद्ध में हुआ क्या, और बुरी तरह हरा दिया। हुआ क्या उस युद्ध में कि एक तीर आके उनकी जांघ में लगा और एक हाथ में लगा, तो वो तो कहते हैं हड्डी तक में धंस गया था, तो उसकी वजह से तो लगड़े हो गए। और जो हाथ में था वो जहरीला तीर था, उसकी वजह से उनको हाथ कटवाना पड़ा। तो वो एक हाथ के और एक पैर ऐसे, तो एक पैर को लग रहे। और आँख जो थी उनकी, जब बचपन में 10-12 साल के रहे होंगे तो 3 भाई थे, जिनमें सत्ता के लिए ये कि कौन युवराज कौन बनेगा वो अगला उत्तराधिकारी, तो एक पृथ्वीराज थे, एक जगमाल थे और तीसरे ये गए ज्योतिषी से दिखवाया, तो ज्योतिषी ने कहा कि भाई ये तो इनका भी अच्छा है, इनका भी अच्छा है, लेकिन राजयोग तो जो है वो संग्राम सिंह का ही बनता है, संग्राम सिंह ने साथ दिया। तो उसी वक्त उत्तम गुत्था वो हो गया, और उत्तम गुत्था होने के बाद जो तलवार से पृथ्वीराज ने यूँ किया तो वो बचा, लेकिन उसकी नोक हल्की से छूट गई, तो आँख उसकी चली गई संग्राम से, वो आँख उसी में गई। तो उनके चाचा या जो थे रिश्तेदार किसी तरह लेकर उनका इलाज चला। उसके बाद की कहानी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर वो कहते हैं कि कैसे ये वैमनस्य से दूर हो, बड़े संजीदा किस्म के व्यक्ति थे। 10-12 साल का लड़का, सोचिए, कह रहे भाई साहब जबरदस्ती मैं तो कहीं रेस में हुई नहीं, तीसरे नंबर पे मैं हूँ, तो मैं कहाँ से बन जाऊँगा, मुझे कोई चाहत भी नहीं, कैसे मैं मनाऊँ। तो कहते हैं उन्होंने, उनके जो चाचा थे उन्होंने समझाया कि ठीक है बात करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बात करूँ। तो उनका ठीक, तो वो गया, बात की उसने, तो दोनों भाई कि मैं तो इसमें ऐसा नहीं और आप ऐसा सोचते हैं तो करते हैं। तो उसी ने सलाह दी कि एक पुजारिन है जो भविष्यवाणी करती है किसी जगह की, वो बहुत सटीक उसकी होती है, वहाँ चल के इसका समाधान करेंगे। तो मान गए, वो चाचा भी साथ में। और जाने के बाद में ये हुआ है कि पुजारी ने पूजा वूजा की, उसके बाद से फूल रखा, तो पहले समझ गई बिना कुछ कहे ये जो है उत्तराधिकार के प्रश्न के ऊपर जानकारी लेने आए। कहा ये जो 2 बड़े भाई हैं पृथ्वीराज और ये जगमाल, नाम पूछा सकता, तुम्हारा क्या, इनके सिर पे तो काल मंडरा रहा है, और राजयोग जो है राजा को बनेगा। अब संग्राम, फिर मार काट भगे, फिर क्या क्या होगा वो अगली कहानी। फिर वो निर्वासन में भटके, अगले 8-10 साल निर्वासन में वो भटके, और ये दोनों भाई भी इनको वो कर दिया, जिला बदर कही क्या राज्य बदर कर दिया। मतलब उन्होंने जब पता चला रायमल को, जो राणा रायमल थे इनके पिता, इस तरह से लड़ने के लिए ये आपस में इनकी दशा है, कल को मुझे मार डालेंगे, क्योंकि इससे पहले इस तरह के इतिहास थे। मेवाड़ का राणा कुंभा के लड़के नहीं मार दिया, 35 साल तक वो बैठे गद्दी पे, इतना ज्यादा छटपटाहट हुई कि ये तो मरी नहीं रहे, इस तरह की भी घटनाएं थी। तो कहने का तात्पर्य है कि जब दूसरी बार इब्राहिम लोदी ने, जब उसको ये बताया गया कि वो तो एक पैर गया उनका, और उनका आँख तो एक ही है और एक हाथ चला गया, तो वो फिर चढ़ के आया बहुत भारी सेना लेके, और फिर मार कटाई। और जब उसने पास से देखा कि एक दांत से पकड़े हुए रास और एक हाथ से गर्दनें उड़ा, उसी जोश के साथ तो घबरा गया, और
फिर जो मार कटाई हुई है फिर भागा और पीछा किया है उसका आगरा से पहले कुछ एक आध जगह बयाना या किसी जगह फौज भागा था। तो जब दो बार बुरी तरह से पराजित किया उसके लिए मतलब वो बाबर को बुलाते कि आओ मदद करो ये करो। इतनी व्यापक उसका दृष्टिकोण है, दृष्टियां हैं कि धर्म के आधार पर तो हम लोग नहीं जुड़ पाए। अब जरूर थोड़ा इधर प्रयास चल रहा है कि राम मंदिर और ये और वो, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मतभेद रहते थे। उसमें भी हम लोग हमारे विद्वानों को महापुरुषों को बहुत काम करना पड़ा, आदि शंकराचार्य से लेकर और कहाँ तक संत कवियों के द्वारा क्या क्या है। लेकिन जो हमारे यहाँ जो हिंदुओं में खासतौर से जो जातिगत भेदभाव है ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे समाज की। आप इसे स्वीकारें ना स्वीकारें। राजपूत इसलिए नहीं साथ दे रहे हैं कि साहब वो तो राजभर है, वो तो पिछड़ी जाति है, वो फला है, जिसकी वजह से ये सालार मसूद गाजी जैसे लोग आके और उन्होंने इस्लाम धर्म का परचम फैलाया चारों तरफ। लेकिन 16वीं शताब्दी में महाराणा सांगा एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने राजपूतों को तो छोड़िए, न जाने कितने हिंदू राजाओं को जोड़ा। और यही नहीं, हसन खां मेवाती और कौन कौन तमाम अफगान सब एकजुट हुए किसी एक उद्देश्य के लिए। उस समय पर राजपूतों का वो स्वरूप भी देखने को मिला। लेकिन हम लोग, हमारा इतिहास से हम लोग सबक लेते भी हैं और नहीं भी लेते हैं। फिर वो हम लोगों के अंदर जाति का विष बोला जाता है। और आज के समय में भी आप देख लीजिए कि जाति के आधार पर खंड खंड बंटवारा किया जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि कोई भी बैठ गया कुर्सी पे, उसने लूटा, फिर दूसरा आया तो उसने लूटा, फिर तीसरा आया तो उसने लूटा। मतलब ये लूटमार आज भी जारी है सत्ताधीशों की राजनीति के फलक पर, और वो हमको परस्पर लड़ाते हैं। खासकर हिंदू समाज जिस तरह से कटा हुआ, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम लोग आज बुद्धिजीवी लोग कह लीजिए, लेखक लोग कह लीजिए, कवि कह लीजिए, बैठ के इस पर अगर हम आप विचार नहीं करेंगे तो वो मैसेज कहाँ तक जाएगा। क्योंकि राजनीति के तो कभी चाहते नहीं, तो बताए कि उनमें है ही नहीं। ऐसे ऐसे भी राजनेता हैं कि आज तक राम मंदिर का दर्शन करने नहीं गए, कोई कुंभ नहीं गया। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। मतलब ये कि पॉलिटिकली हम करेक्ट रहे, हमारा जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहे, उसके लिए हम जो सही बात है उसको भी सही कहने से कतराते हैं।